मैथ को पढ़कर देख लिया है और मैथ पढ़ा हुआ आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है, तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि इससे बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज मेरी क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट ले आना, जिसे मैथ बिल्कुल ना आता हो, वो बस एक क्लास देख ले। एक क्लास से उसका जो मैथ का डर है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको मैथ में और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि हमारी इस क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी बुक उठा लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। इस बात को मैं लिख करके आपको दे सकता हूं। यानी कि जिस बच्चे ने अपने जीवन में मैथ का क्वेश्चन ना किया हो, वो क्लास के क्लास में ही मैथ का क्वेश्चन कर रहा होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करवा पाया तो मैं जीवन में मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। इस वादे के साथ इस क्लास को शुरू कर रहा हूं। तो बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आपको बहुत ही कम शब्दों में मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उनसे आने वाले हर एक प्रश्न को कराऊंगा। यह क्लास जो होगी, इस क्लास से बाहर पेपर 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि पेपर 1 वालों बच्चों के लिए है, और पेपर 2 में भी यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह क्लास दोनों के लिए उपयोगी है। तो बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करता हूं, और पहला हमारा टॉपिक है समकोण। देखो प्यारे बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि समकोण में जो होती है 90 डिग्री होती है। आप अपने दिमाग में एक बात फिट कर लें कि समकोण में जो होती है वो कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई समकोण में तो 90 डिग्री होती है, तो 3 समकोण में कितने डिग्री होंगी। राइट एंगल में अगर डिग्री पूछे तो 90 होती है। ठीक है, अब जैसे ये 3 समकोण लिखा है और जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 3 को तो 3 लिख दो। समकोण में कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री, बस गुणा कर दो तो 9 तिया 27, 270 डिग्री इसका आंसर आ गया है। बताओ जी, इससे आसान क्या ही होगा। कुछ नहीं करना, आपको एक बात याद रखनी है कि राइट एंगल में जो डिग्री होती है 90 होती है, समकोण में 90 डिग्री होती है, यानी कि 90 की गुणा करनी है। बात खत्म। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, कहता है 4 सही 1/2 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। मेरी बात सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। पूरे मैथ में, चाहे आपका पेपर 1 का मैथ हो, चाहे पेपर 2 का मैथ हो, पूरे मैथ में जब भी आपको इस तरह की भिन्न लिखी दिखाई दे, सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये आपकी दुश्मन है। मेरी बात समझ जाए ना, जहां भी ऐसी भिन्न लिखी दिखाई दे, आप कहना ये हमारी क्या है, दुश्मन है। चाहे जंग हो या एग्जाम हो, सबसे पहला काम होता है दुश्मन का सफाया करना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस भिन्न को सरल भिन्न बनाना। कैसे बनती है, देखो जैसे ये बटे में है 2, तो ये ऐसे ही रहता है, बटे में 2 लिख दो। अब साइड वाले नंबर में गुणा होती है, तो 2 की 4 में होगी गुणा, तो 2 की 4 में होगी 8 होगा, और ऊपर वाला नंबर जुड़ जाता है। तो इसको अगर मैंने सरल किया तो 9/2 हो गया। तो पूरे मैथ के अंदर जब भी ऐसी भिन्न दिखाई दे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, आप कह देना ये हमारी दुश्मन है, और सबसे पहले हमें दुश्मन को खत्म करना है। कैसे होता है, बटे की चीज नीचे लिखो, इस साइड वाले नंबर में गुणा करो, ऊपर वाले को जोड़ दो। 9/2 समकोण में कितने डिग्री होती है, राइट एंगल में कितने डिग्री होती है, आप कह दोगे 90 डिग्री। 90 की गुणा कर दो, बस 2 से जब 90 को काटोगे 45 बार, और 45 की 9 में गुणा करोगे, 9 पंजे 45 और 40, 405 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर है। बताओ इससे आसान क्या ही होगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया है जब भी ऐसी भिन्न लिखी दिखाई दे, ये आपकी दुश्मन है। सबसे पहले दुश्मन को खत्म कर दो ना। खत्म कैसे करोगे, बटे की चीज ऐसे लिखो, इसकी इसमें गुणा, ऊपर वाले को जोड़ दो। 9/2 समकोण में 90 डिग्री होती है, राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, 90 की गुणा कर दो, बात ही खत्म है। लो जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, बताओ जी, कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है 3 और समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना, 3 को 3 लिख दो। देखो 3 को 3 नहीं लिख सकते, लिख सकता हूं,
और ठीक है 1/3। देखो मेरी बात को समझो, जैसे 1/3 इनके बीच में ये लगा है, इसका मतलब है ये बटे 1/3 का मतलब है 1/3 है। भाई मैंने 3 लिख दिया और 1/3 लिख दिया। 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी भिन्न लिखी दिखाई दे, ये आपकी दुश्मन है और सबसे पहले क्या करोगे, दुश्मन को खत्म करोगे। कैसे? जो ये बटे में है इसको ऐसे ही लिख दो, लिख दोगे 3, इसकी साइड वाले नंबर में करोगे गुणा, 3 3 या 9 और ऊपर वाले को जोड़ दोगे, कितना हो गया 10/3। समकोण में तो 90 डिग्री होती है, 3 से काटा 30 बार और 30 दिशा में 300। पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। बताओ इतना सा भी डाउट हो? एक टॉपिक पूरा सफाया कर दिया है। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं एक एक टॉपिक को इतने प्यार से खत्म कर दोगे, आप ये कह दोगे सर आज से पहले आप हमें क्यों नहीं मिले। इस बात की पूरी गारंटी है। इस तरह का मैथ आपने कभी नहीं समझा होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। एक से एक तगड़ी ट्रिक लेकर के आया हूं, एक से एक तगड़े कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। चलता हूं जी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट होता है भिन्न का। भिन्न तो इतनी प्रिय होती है एग्जामिनर को कि यहां से एक क्वेश्चन एग्जामिनर को देना ही देना है। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, केवल 10 सेकंड में क्वेश्चन ही खत्म कर दूंगा। क्या कहता है वो? इस तरह से आपको भिन्न देगा कि 3/4, 5/7, 2/3, 1/2 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। वो आपसे छोटी भिन्न पूछे या बड़ी भिन्न पूछे, कुछ भी पूछ ले, आप मुझे ये बताओ कि आजकल तो खैर शादियां जो हो रही हैं काफी स्टैंडर्ड हो रही हैं। पहले जो शादियां होती थी तो इस तरह लोगों को बिठा दिया जाता था और सबको 2-2 लड्डू दिए जाते थे। पहले लड्डू चलते थे शादियों में, आपके पापा भी बताते होंगे, मां भी बताती होगी, दादी भी बताती होगी, तो यही कहती होंगी कि पहले शादियों में लड्डू दिए जाते थे। तो सबके ऊपर 2-2 जीरो लिख दो। देखो 2 स्टेप में फ्रैक्शन खत्म कर दूंगा, 2 स्टेप लिखूंगा और भिन्न खत्म। जब भी आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछे या बड़ी भिन्न पूछे या बढ़ते क्रम में पूछे, भिन्नों के बारे में वो कुछ भी पूछे, आप सबके ऊपर 2-2 जीरो लिख दो। भाई 3 के ऊपर लिखोगे 300/4, 5 के ऊपर लिखोगे 500/7, 2 के बाद लिखोगे 2 जीरो 200/3 और 1 के बाद लिखोगे 100/2। बताओ 2-2 जीरो लिखने में कोई दिक्कत है? 2 स्टेप लिखूंगा, क्वेश्चन खत्म। अब सिंपल भाग दे दो। जैसे 4 से काटूंगा 4 7 28 2, 4 5 20, 7 से काटूंगा 7 7 49 1, 7 एकम 7, 3 6 18 2, 3 6 18 और 2 से काटूंगा 50। अब मेरी एक बात समझो जो मैं समझाने वाला हूं, मुझे ये बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा? आप कह दोगे जी 50 है। आया कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4। तो चौथे नंबर की भिन्न देख लो, तो सबसे छोटी भिन्न जो है वो 1/2 है। ये आपका आंसर है। ये अगर आपसे वो ये कह देता लाडले बच्चों कि ये बता दो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, भाई ऐसे भी तो पूछ सकता था, बिल्कुल पूछ सकता है कि ये बता दो जी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। भाई सबसे छोटी पूछे या सबसे बड़ी पूछे, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबके ऊपर 2-2 जीरो लगा के भाग देना। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर 75 है। कौन से नंबर पर आया? पहले नंबर पर। तो पहले नंबर की भिन्न जो है सबसे बड़ी भिन्न वो 3/4 है। 5/7 को मत लगा देना। कुछ बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं, उन्हें लगता है ये 5/7 है। मेरी बात अच्छे से समझो, केवल 20 सेकंड में क्वेश्चन करवाऊंगा, यहां से समझना। आपको कुछ नहीं करना, वो छोटी भिन्न पूछे, बड़ी पूछे, भिन्नों का बढ़ता क्रम पूछे या घटता क्रम पूछे, आप सबके ऊपर 2-2 जीरो लिख दो। 2 जीरो इसके ऊपर, 2 इसके, सबके लिख दिया। अब सिंपल भाग दे दो। सिंपल कैसे देते हैं मैं आपको समझा देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे भाग देना भी नहीं आता होगा, हम समझा देते हैं। जैसे ये बेटा 500 है, इसमें 7 का भाग ऐसे देना है, 7 7 49, कितना बचा 1, उतार ली जीरो, 7 एकम 7। तो जितनी बार ऊपर कटे उसको लिखना है, आपको पॉइंट में नहीं लिखना। जितनी बार ऊपर कट जाए बस उसको ही लिख देना है, उसको सीधे सीधे लिख देना, उसको कहते हैं बिना पॉइंट के। तो हमने ऐसा ही किया, ऐसे लिख दिया। अब आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो 75 कौन से नंबर पर आया? पहले पर। तो ये भिन्न सबसे बड़ी। छोटी पूछे जो नंबर सबसे छोटा 50 कौन से नंबर पर आया? चौथे पर। ये अब अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, जल्दी से बता दोगे इस भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा? इंग्लिश में भी बता रहा हूं भाई, भिन्न को तो फ्रैक्शन कहते हैं। आपसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछे या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछे, कुछ है ही नहीं। इंग्लिश हिंदी दोनों में तो बता रहा हूं भाई, लिखा तो हुआ है कि इस फ्रैक्शन का, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। बताओ, कुछ नहीं करना। अब सबके ऊपर 2-2 जीरो लिख दो। मैंने सोचा था कि वैसा ही होगा, नर्सरी में होगा, मगर बताओ, इसको लिख दो 500/6। बताओ कोई दिक्कत है? इसको लिख दोगे 600/7, इसको लिख दोगे 100/2, इसको लिख दोगे 300/5। बताओ इतनी सी भी दिक्कत हो, इतनी सी भी दिक्कत हो, आप कुछ मत करो, भाग दे दो सीधा सीधा। 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, 7 से काटा 7 8 56, 7 5 35, 2 से काटूंगा 50 बार, 5 से काटूंगा 5 6 30, ना जाने की जीरो। अगर वो आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछता
तो तीसरे नंबर की 1/2 सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी पूछता तो 6/7 थी क्योंकि दूसरे नंबर पर आई है। लेकिन उसने पूछा है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले सबसे छोटा आरोही का मतलब होता है। अब मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूं। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप ये कहो औरा औरा औरा, कोई चीज और आती रहेगी, इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु बढ़ती रहेगी। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो आपसे कोई आरोही पूछे तो आरोही का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा? आप कहोगे जी 50 है। कौन से नंबर पर आया? तीसरे पर। तो तीसरे पर भिन्न कौन सी आई है? आप कह दोगे 1/2। अब 1/2 से बड़ा कौन सा? 50 के बाद है 60 जो चौथे नंबर पर आया है, तो 3/5। भाई चौथे नंबर की भिन्न, फिर है 83 जो पहले नंबर पर आया है, तो 5/6 और उसके बाद है आपका 6/7। तो ये भिन्नों का आरोही क्रम भी ऐसे लग जाता है, कुछ है ही नहीं, भिन्न को ही खत्म कर दिया है। आपसे आरोही पूछे, अवरोही पूछे, छोटी भिन्न पूछे या बड़ी पूछे, 2-2 जीरो लिखो। देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से समझ लो 2 स्टेप लिखे हैं और क्वेश्चन एकदम फिनिश। सबके ऊपर 2-2 जीरो लिखी, सिंपल भाग दे दिया। अब आपसे वो छोटी भिन्न पूछता तो सबसे छोटा नंबर है 50, तीसरे नंबर पर आया है, 1/2। ये सबसे छोटी भिन्न होती। बताओ कोई दिक्कत है? ये सबसे छोटी होती, स्मॉलेस्ट होती। सबसे बड़ा पूछता, सबसे बड़ा नंबर है 85, दूसरे पर आया है, ये सबसे बड़ी होती। आरोही पूछ रहा तो बढ़ते क्रम में लगा दो। सबसे पहले 50 किससे आया है? तीसरे नंबर पर, तो 1/2, फिर 60, 3/5, फिर 5/6, 6/7। ये भिन्न भी खत्म हो गया है। 2 चैप्टर हवा में उड़ा दिए हैं। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। मजा ही आ जाएगा। एक चैप्टर इतना आसान है और ट्रिक का तो पिटारा लेके आया हूं। ऐसी ट्रिक लेके आया हूं कि क्लास के क्लास में सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्लास के बाहर कुछ नहीं आने दूंगा। अब एक होती है सिमेट्री लाइन। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि आखिर सिमेट्री लाइन होती क्या है। देखो, सममित रेखा वो होती है जब भी हम किसी आकृति के बीच से कोई काल्पनिक रेखा गुजारें तो दोनों भाग एक जैसे दिखने चाहिए। मैं आपको और सरल शब्दों में बताता हूं। किसी भी आकृति को बीच से काटना है। कहां से काटना है? बीच से। दोनों हिस्से एक जैसे दिखने चाहिए। जैसे ये मैं हूं, मुझे आप यहां से ऐसे काट दो, मेरा इधर का हिस्सा भी ऐसा, इधर का, दोनों हिस्से एक जैसे हैं, तो दोनों हिस्से अगर एक जैसे दिखे उसको कहते हैं सिमेट्री लाइन। अब इसकी मैं ट्रिक लेके आया हूं और ट्रिक ऐसी है कि 1 मिनट में सिमेट्री लाइन के क्वेश्चन को उड़ा दोगे। क्या है? जिस आकृति में जितनी भुजा समान होती है उतनी ही सममित रेखा होती है। आप बस ये याद रख लेना, जिस आकृति की जितनी भुजा समान उतनी ही सममित रेखा। अब लो ट्रिक का पिटारा। मैं आपसे कहता हूं, वो कहेगा कि पतंग में कितनी सममित रेखा है। आप मुझे ये बताना कि पतंग में कितनी डोर होती है। आप बताओ पतंग में कितनी डोर? तो आप कहोगे सर पतंग में 1 डोर होती है। जब पतंग में डोर 1 होती है तो सममित रेखा कितनी होगी? 1 होगी। बताओ जी, कोई भी दिक्कत हो आप ऐसे याद रख लेना, पतंग में कितनी डोर? आप कहोगे 1 डोर, तो सममित रेखा कितनी? 1। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर, जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं। जब चारों भुजा बराबर तो सममित रेखा कितनी होगी? 4। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में जिसका नाम था RR। आप सभी ने देखी होगी। एक फिल्म आई थी जिसका नाम क्या था? RR नाम था, बहुत फेमस हुई थी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि RR में कितने R हैं? RR में कितने R हैं? आप कहोगे 2 R हैं। RR में कितने R हैं? 2। तो जो भी आकृति R से शुरू हो, आप याद रख लेना, RR में 2 R, उसमें सममित रेखा कितनी होंगी? 2। देखो मैंने अब तक क्या याद किया है, आपको ही एक चीज याद है, आज मैजिक करके दिखा दूंगा। पतंग में कितनी डोर होती है? ठीक है, पतंग में कितनी डोर होती है? पतंग में 1 डोर होती है। पतंग में कितनी डोर होती है? 1 डोर होती है। वर्ग की कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? 4। तो 4। RR में कितने R? 2 R। तो जो भी फिगर R से शुरू हो, 2 ही फिगर हैं जो R से शुरू होती हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो कितने थे? 2-2। तो आपको रेक्टेंगल कहे या रोम्बस, आप याद रख लेना, RR में 2 R थे। RR में कितने थे? 2। खत्म। अब देखो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब 3। भाई त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। सम मतलब समान भुजा, जिसकी तीनों भुजा समान होंगी, सममित रेखा कितनी होगी? 3 ही होगी, क्योंकि हमने ट्रिक में बता दिया जिसकी जितनी भुजा समान उतनी ही सममित रेखा। जब सम समान बाहु भुजा, त्रिभुज की तीनों भुजा समान, तो सममित रेखा 3। बताओ जी, इतना सा भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, मजा ही आ जाएगा। अब ये कहता विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज। अब जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होंगी, जब कोई भुजा समान ही नहीं है तो सममित रेखा कितनी होगी? 0 होगी। जब भुजा ही समान नहीं है, अब देखना मैजिक दिखाता हूं आपको, आपसे ही करवाऊंगा। मैं कहूं पतंग में कितनी डोर होती है? आप कहोगे 1 डोर होती है। आपसे पूछ ले कि पतंग में कितनी सममित रेखा? आप कहोगे 1। अभी क्वेश्चन आया था जो सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम था, पेपर 2 में ये पूछा था। बताओ, पेपर 1 में तो भर भर के आता ही है, लेकिन पेपर 2 में ये पूछ लिया था कि भाई ये बता दो कि रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल और रोम्बस में कितने सिमेट्री लाइन होती है? आप कहोगे सर हम समझ गए हैं, RR में 2 R। RR में कितने R? 2 R। तो सममित रेखा इन दोनों में कितनी होंगी?
मैं कहूं वर्ग की कितनी भुजा समान है स्क्वायर की, आप कहोगे सर हम समझ गए वर्ग की 4 भुजा समान, तो सममित रेखा कितनी 4। बहुत बढ़िया। मैं कहूं बेटा विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब अलग अलग, विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल में कितनी होंगी, आप कहोगे सर जब भुजा कोई भी समान ही नहीं है तो सममित रेखा 0 होंगी, क्योंकि जिसकी जितनी भुजा समान उतनी सममित रेखा, तो विषम बाहु में तो 0 होंगी। मैं आपसे कहता हूं लाडले बच्चों, मुझे यह बताना कि समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा समान होती है, बताओ। तो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब 3। जब 3 भुजा समान तो सममित रेखा कितनी हुई, आप कह दोगे लाडले बच्चों सर 3 हुई। बताओ, धमाका कर दूंगा धमाका, आप ये कह दोगे सर आज मजा ही आ गया बिल्कुल पढ़कर। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब 3, जिसकी तीनों भुजा समान, सममित रेखा कितनी 3 होंगी। बताओ, इतना सा भी डाउट हो, इतना सा भी क्लियर। अब आगे चलता हूं, ठीक है, ये क्लियर है। आगे अब देखो, अगर आकृतियों में मैं सबसे बड़ा नाम आपसे पूछूं कि आकृतियों में सबसे बड़ा नाम किसका है, तो नाम है पैरेललोग्राम। देखो नाम भी नहीं लेना आता है बच्चों को, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, सबसे बड़ा नाम। तो भारत के अंदर एक कहावत है प्यारे बच्चों कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो नाम बड़ा और दर्शन छोटे, बता देना कितने होंगे। आप कहोगे नाम इतना बड़ा है, समांतर चतुर्भुज, सिमेट्री लाइन कोई है ही नहीं, नाम बड़ा और दर्शन छोटा। अब देखो भाई, हमारी ये जो ट्रिक है इसमें भी अपवाद है भाई। जब बड़े बड़े वैज्ञानिक अपवाद छोड़ गए तो हम तो छोटे से बालक हैं, हम पे भी अपवाद होंगे, हमने भी अपवाद लिखे हैं। और अपवाद क्या है, अगर आपसे सर्कल पूछ ले हमारी सीरीज का नाम क्या है, आप कहोगे सुदर्शन चक्र सीरीज। और इस सुदर्शन कैसा होता है, गोल होता है। व्रत कैसा होता है, गोल होता है। और गोल व्रत किसका था, किसके हाथ में था, भगवान कृष्ण के। तो भगवान कृष्ण तो क्या है, अनंत है। तो व्रत जो होता है, पृथ्वी व्रत ऐसा समझ लो पृथ्वी है, पृथ्वी तो अनंत है। तो सर्कल में पूछे तो आप कह देना इनफाइनाइट होते हैं। अगर व्रत में आपसे कोई पूछे तो आप कह देना अनंत होती है। व्रत में कोई पूछे कितना बता दोगे, अनंत बता दोगे। और बस एक ये याद रखना है प्यारे बच्चों, सम द्विबाहु त्रिभुज, इसमें आप फंस सकते हो। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 बाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजा समान है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है। बस आप ये याद रख लेना, बाकी सब मैंने ट्रिक से याद करा दी है। एक बार और मैजिक करके दिखा देता हूं आपको। देखो मैं अब आपको कहूं, देखो हमारी क्लास की ये विशेषता है, घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, सब AI फेल। मैं ये नहीं कहता मैं सबसे बड़ा टीचर हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस बच्चे को बिल्कुल कहीं पढ़ा समझ ना आए, एक क्लास देख लेना, दीवाना बना दूंगा, ये गारंटी है। यहां से समझना, आप आंख बंद कर लो और मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा पतंग में कितनी डोर होती है, आप कहोगे सर 1 डोर होती है। जब पतंग में डोर 1 तो सममित रेखा कितनी हुई, 1। गुरुजी पता है। मैं कहूं बेटा वर्ग की कितनी भुजा बराबर होती है, आप कहोगे वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है। अरे जिसकी 4 भुजा बराबर, सममित रेखा कितनी हुई, 4। और नाम लिख दिया ना सामने, आप देख के ही उड़ा दोगे। लो मैं कह रहा हूं समांतर चतुर्भुज, कितना बड़ा नाम है। पैरेललोग्राम, नाम कितना बड़ा है, नाम बड़ा है तो क्या होगा बता देना, इसमें क्या होगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा ही आ गया। लो जी और सुनो, मैं कहता हूं रेक्टेंगल जो आर से शुरुआत होती है प्यारे बच्चों, रोम्बस, वो कहेगा कि इन आकृतियों में ये बताओ किसमें 2-2 सममित रेखाएं हैं। आप कह दोगे हमारे सर ने एक ट्रिक बताई है कि आर से रेक्टेंगल, आर से रोम्बस, फोड़ दो मेरे शेरो, आर से रेक्टेंगल, आर से रोम्बस। कितने आर, 2 आर। तो रेक्टेंगल में भी 2, रोम्बस में भी 2। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि विषम बाहु त्रिभुज में कितनी होंगी, बता देना। विषम बाहु, अरे विषम का मतलब अलग अलग। देखो आपने रामायण देखी हो, महाभारत देखी, उसमें क्या कहते थे, मेरे बाहुबल में इतनी शक्ति है। बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज में 3, विषम मतलब अलग अलग। जब तीनों भुजा अलग अलग हैं तो सममित रेखा कितनी होगी, 0 होगी। अब एक बार एग्जामिनर ने पता क्या किया, उसने किया चालाकी। एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, लेकिन हम तो उससे भी आगे हैं। उसने कहा कि टीचर ये तो पढ़ा देते हैं, इन बच्चों से मैं एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसमें ये कंफ्यूज हो जाए। लेकिन वो भूल गया, ये हमसे पढ़ने वाले स्टूडेंट है, देखते ही कर देंगे। और उसने एग्जाम में ये पूछ लिया कि ये बता दो सम पंचभुज में कितनी होंगी, बताओ जी। एक देखते ही आंसर हो जाना चाहिए एक बच्चे का। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सम पंचभुज में कितनी सममित रेखा है। देखते ही आप कहोगे सम मतलब समान, पंच का मतलब 5, भुजा 5 समान। ऑप्शन भी नहीं देखेंगे सर हम, कसम महाकाल की, ऑप्शन नहीं देखूंगा। 5 ठोक दो सर बिना ऑप्शन देखे। सम मतलब समान, पंच मतलब 5, भुजा मतलब 5 भुजा समान। मैं कह रहा हूं बिना ऑप्शन के कर रहे हो आप। ऑप्शन तो दूर की बात है, दिमाग में इस तरह एक एक बात उतार दी जाएगी कि मैं ये कह रहा हूं कि आज 0 लेवल का स्टूडेंट ले आना जिसने अपने जीवन में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व ना किया हो। क्लास में अगर उसने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना आज, तो मैं जीवन में मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, ये वादा है आज। ठीक है, चलता हूं आगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कभी कभी वो लेटर से पूछ लेता है, लेकिन लेटर में अगर सिमेट्री लाइन पूछे तो ये तो सबसे आसान होती है। कैसे, समझा देते हैं 2 मिनट में। वो आपसे कहेगा कि भाई ये बताओ ए में कितनी सममित रेखा है। तो आप एक बात समझना, सममित रेखा वो होती है, इसे बीचों बीच से काटो।
और दोनों हिस्से अगर एक जैसे दिखे तो सममित रेखा है, और ना दिखे तो सममित रेखा नहीं है। अब समझना, एक बार तो मैं ऐसे काट देता हूं, काट दिया, ऊपर से दिखा ऐसा, जब ये कट गया तो नीचे से ऐसा दिखा, क्या ये इसके जैसा? नहीं, यहां बंद टोपी है, तो यहां जब टोपी बंद है यहां भी बंदी होनी चाहिए थी, तो ऐसे तो नहीं है। अब एक बार तो ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटो, एक को बीचों बीच से काटना है बस, तो इधर से ऐसा बचा, इधर से ऐसा बचा, भाई ये इसके जैसा दिख रहा है, तो ऐसे काटने पर दिख गया। तो ए में कितनी है? एक सिमेट्री लाइन है। कितनी है? एक सिमेट्री लाइन है। तो सममित रेखा वो होती है जब हम किसी आकृति के बिल्कुल बीचों बीच से काटें तो दोनों हिस्से एक जैसे दिखने चाहिए, ये भाग इसके जैसा दिखना चाहिए। तो अगर इसको ऐसे काटता हूं तो ये हिस्सा इसके जैसा, तो एक। अभी आपको और समझ में आएगा। जैसे मैं लाडले बच्चे कहता हूं सी में कितनी है बताना, सी में कितनी होंगी बताओ। आप कहोगे कि अगर मैं सी को ऐसे काटता हूं तो ऊपर से ऐसा दिखेगा, नीचे से ऐसा, ये इसके जैसा, ठीक है। अगर मैं सी को ऐसे काटता हूं तो पीछे से ऐसा, आगे से ऐसा, क्या ये दोनों एक जैसे? नहीं, ये तो बंद है, ये बंद नहीं है। तो सी में कितनी हुई? एक हुई। अब वो आपसे पूछता है कभी कभी कि भाई एच में बता दो, एच में कितनी है, जल्दी से बताओ एच में कितनी होंगी। अब आप कहोगे, समझो बात को, बीचों बीच से काट दो आप, यूं लिया, यूं काट दिया, ऊपर से ऐसा मिला, नीचे से ऐसा, ये इसके जैसा, बिल्कुल एक जैसा है, तो एक तो ये हो गई। अगर मैं एच को ऐसे काटूं तो इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, ये भी इसके जैसा दिख रहा है, तो एच में कितनी है? 2 है। अब एग्जाम में वो ये पूछ लेता है कि ये बताओ भाई एक्स में कितनी है। अब एक एक बच्चा आंसर करेगा, एक्स में कितनी है जल्दी बता दो, जल्दी से बताओ, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं। आप कहोगे अगर मैं प्यारे बच्चों एक्स को ऐसे काटता हूं तो ऊपर से ऐसा, नीचे से ऐसा, अगर एक्स को ऐसे काटता हूं इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, तो एक तो ये हो गई इसके जैसा, एक ये हो गया, तो एक्स में कितने हैं? 2 है। एक्स में कितने हैं? 2 है। बहुत बढ़िया। अब लाडले बच्चों अगर मैं आपसे वाई में पूछने लग जाऊं कि मुझे ये बता दो वाई में कितनी होंगी, जल्दी से आंसर आना चाहिए, तो आप कहोगे अगर मैं वाई को ऐसे काटता हूं तो ऊपर से तो ये ऐसा, नीचे से ऐसा, ये इसके जैसा नहीं दिख रहा, ठीक है जी। एक बार वाई को ऐसे काटो, जब ऐसे काटोगे तो ये हिस्सा ऐसा, ये ऐसा, ये एक जैसे है, तो वाई में कितनी है? 1 है। तो वाई में कितनी सिमेट्री लाइन है? 1 है भाई, ठीक है। अब चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला आता है स्थानीय मान और वास्तविक मान। बच्चा इनमें बहुत कंफ्यूज होता है। ट्रिक मेरे पास ऐसी है कि कभी जीवन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप मुझे ये बताओ, जैसे अभी मैं यहां हूं, इस स्थान पे खड़ा हूं, ठीक है, खड़ा हूं, क्या मैं जीवन भर इसी स्थान पे खड़ा रहूंगा? आप कहोगे नहीं, अभी मैं यहां हूं, अभी थोड़ी देर बाद खेलने चला जाऊंगा, थोड़ी देर बाद पानी पीने चला जाऊंगा, फिर सोने चला जाऊंगा। तो जीवन में कभी भी इंसान जो होता है वो एक स्थान पर रह ही नहीं सकता। जैसे आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो, क्या पूरी जिंदगी वहीं बैठे रहोगे? नहीं। तो स्थानीय मान वो होता है जो संख्या का स्थान के साथ बदलता रहे। तो आप ये याद रखना, ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक, कि प्लेस, स्थान जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है, तो संख्या का वह मान जो बदलता रहे। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि इस नंबर में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। आप एक बात कहना, हमारे सर ने एक बात बताई थी कि स्थान जो है वो बदलता रहता है। अब जिस नंबर का पूछे उस नंबर को देखो, एरो लगा के, 5 का पूछा तो 5 के नीचे एरो लगा के 5 लिख दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा, जिस नंबर का भी स्थानीय मान पूछे आप एरो लगा लो, उस नंबर के नीचे 5 लिख दो। 5 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो लगा दो, ये 5 का स्थानीय मान है। बताओ, इतना सा भी डाउट हो, इतना सा भी डाउट हो, खत्म है। अगर मैं आपसे 2 का पूछने लग जाऊं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आप ये कह देना स्थानीय मान वो मान होता है, स्थान जो होते हैं बदलते रहते हैं, तो संख्या का वह मान जो स्थान के साथ बदलता रहे। तो 2 का पूछे तो 2 के नीचे एरो लगाओ और 2 लिख दो, लगा दोगे। 2 के बाद जितनी संख्या 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, बात ही खत्म है। बताओ जी, इतना सा भी डाउट हो। अब चलता हूं, अगला होता है अंकित मान, इसी को कहते हैं वास्तविक मान, इसी को कहते हैं जातीय मान, और इंग्लिश में एक ही नाम है फेस वैल्यू। अब एक बात बता, जैसे ये मेरा फेस है, कहीं रास्ते में मैं मिल जाऊंगा तो ये फेस मेरा ही तो रहेगा, स्थान हमेशा बदलता रहता है, ये फेस कभी नहीं बदलता। तो इंग्लिश वालों के लिए तो ये ट्रिक है कि फेस जो होता है ये कभी नहीं बदलता, और हिंदी वालों के लिए जो आपकी जाति है, जैसे आप ब्राह्मण हो, वो कभी नहीं बदलेगी। आप एक बात बताओ, आप ब्राह्मण हो, गुर्जर कैसे हो जाओगे? मैं गुर्जर हूं, मैं ब्राह्मण कैसे हो जाऊंगा? तो जाति जो है वो कभी नहीं बदलती, या जो चीज अंकित हो गई वो कभी नहीं बदलती। अब आपको ऐसा समझ में आएगा। तो संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता, जैसे 3 का पूछे 3 रहेगा, 5 का पूछे 5 रहेगा, 6 का पूछे 6 रहेगा, मेरा नाम आदेश नागर है, आदेश नागर ही रहेगा। तो फेस कभी नहीं बदलता, स्थान बदलता है। अब इसमें पूछ लिया कि 3 का अंकित मान क्या होगा, जिसका भी पूछे आप कह देना हमारे सर ने एक बात बताई थी, फेस कभी नहीं बदलता, जिस नंबर का पूछा है उसको ही लिख दो आंसर। अगर मैं कहूं 4 का कितना होगा, जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा 3 का 5 हो जाएगा। मेरे भाई, तू तो बिल्कुल बड़े लेवल का, बिल्कुल 3 का 5 कैसे हो जाएगा?
क्या आपने गधे को घोड़े बनते देखा? अरे गधा तो गधा ही रहेगा, घोड़ा कभी नहीं बनेगा। तो 3 3 ही रहेगा, 5 कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 का पूछे 2 होगा, 4 का पूछे 4 ही होगा, 7 का पूछे 7 ही होगा। तो जिस नंबर का भी पूछे वही रहेगा। तो फेस कभी नहीं बदलता, प्लेस बदलता रहता है। क्वेश्चन बड़ा तगड़ा था, एग्जामिनर को वैसे इससे बड़ा प्यार था, लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि बच्चे को हम करते हैं कंफ्यूज। लेकिन हमने तो आपको ऐसी ट्रिक दी है कि आपका कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आज आपको मैथ सिखाने का रामबाण तरीका बताता हूं, ऐसी ट्रिक मैथ सिखाने की देता हूं कि आप ये कहोगे सर मजा आ गया। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली, मैं कह रहा हूं मैथ सीख लिया, आज मैथ का डर खत्म कर दूं, ऐसी ट्रिक बना के लाया हूं। लो मैथ की रामबाण ट्रिक सुनो। हम तो ट्रिक के बादशाह हैं, तो ट्रिक सुनो। आपको क्या करना है, आपको जब भी मैथ करना है, आपको मैथ का पूरा क्वेश्चन कभी नहीं देखना, आपको मैथ का पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना। फिर क्या करना है, लाइन बाय लाइन चलना है। कैसे चलना है, लाइन बाय लाइन। तो ये ट्रिक मेरी याद रखना कि आपको क्या चलना है, लाइन बाय लाइन। अब लाइन बाय लाइन कैसे चलते हैं वो चलना मैं आपको सिखाता हूं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, ये कहता है कि 2 5 3 5 1 ये नंबर है, 3 2 5 5 ये नंबर है। 5 के सभी अंकित मान, मैंने आपको बताया अंकित मान वो होता है जो कभी नहीं बदलता। अब ये कह रहा इनमें 5 के सभी अंकित मान, तो 5 जहां भी है उन सबका अंकित मान लिख दो। अंकित मान वो होता है जो कभी नहीं बदलता। भाई इस 5 का क्या होगा, आप कहोगे 5 होगा। इस 5 का क्या होगा, इसका भी 5 ही होगा। इस 5 का क्या होगा, इसका भी 5 होगा। इस 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। तो 5 के सभी अंकित मान आपने लिख दिए। भाई 5 का तो 5 ही होगा। अब सभी कह दिया तो जहां भी 5 आया है आपने सभी का लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कहता और, अब और का मतलब आगे चलो। जैसे आप चलते हो, छोटा बच्चा होता, मुझे याद आ गया कि जब मैं बचपन में पापा के साथ जाता था तो हम ऐसे चलते थे कि किसी के घर जाना शादी में, पापा कहते थे बेटा और चल, तो और का मतलब है आगे चलो। तो आपको भी क्या करना, आगे चलना है। कह रहा है 5 के ही स्थानीय मान। अब 5 के ही स्थानीय मान, स्थानीय मान तो वो होता है जो स्थान के साथ बदलता रहे। भाई इस नंबर को ऐसे ही लिख दो, 2 5 3 5 1। अब 5 का पूछा है, 5 कहां है, एरो लगाओ। 5 यहां है, एरो लगा दिया। 5 यहां है, एरो लगा के 5 लिख दिया। इस 5 के बाद कितनी संख्या, 3, 1 2 3। तो इस 5 का तो 5000 आ गया। इस 5 के बाद कितनी संख्या, 1। इस 5 का 50 आ गया। भाई 5 के अंकित मान तो ये रहे, इस नंबर में 5 के स्थानीय मान ये रहे। अब इस नंबर में भी 5 के स्थानीय मान निकालो। 3 2 5 5 5 जहां भी है एरो लगा के 5 ही लिख दो नीचे। यहां 5 है, एरो लगा के 5। अब इस 5 के बाद एक संख्या तो 1 0 लगा दो। इस 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 5 का 5 लिखा रहने दो। अब ये कहता उनका योग कितना है। योग का मतलब होता है जोड़ना, इन सबको जोड़ दो, बात खत्म। तो जोड़ दो तो भाई 5000 50 50 5100 5125 सबको जोड़ा तो ये आ गया। मैं कह रहा हूं सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था स्थानीय मान और जातीय मान का, वो मैं लेकर के आया हूं। खत्म है, कुछ भी नहीं है। बच्चा क्या करता, 20 लगा देता। बेटा 20 क्यों होगा, बात समझ। 20 तो ये हो गए जो अंकित मान थे, 5000 50 और 50 5100 हो गए, और 5 ये भी तो है, इस 5 का भी तो स्थानीय मान निकालेगा। इसके बाद भले ही कुछ नहीं है तो 5 का 5 लिख दे, तो 5 25 नहीं होगा, इस तरह से ये 25 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलता हूं जी अगले टॉपिक की तरफ, ये भी कंप्लीट हुआ। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का कोई तोड़ ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो ये ही है, और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चे को लगता है कि इसमें कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, जबकि इस टॉपिक में बड़े बड़े महारथी वो भी गच्चा खा जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। आपसे वो कहेगा, अब मैं एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। अभाज्य, वो आपसे कहेगा अभाज्य संख्या वो होती है जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता। आप कह देना बिल्कुल गलत। अभाज्य संख्या वो होती है जिनका गुणनखंड तो होता है लेकिन केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो वो आपसे कहेगा कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। आप कह देना बिल्कुल गलत। गुणनखंड तो होते हैं मगर कितने होते हैं, 2। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब है जो नंबर 2 संख्याओं से कटता हो। अब आपको बताते हैं हम, जैसे आपके सामने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरी कहानी यहीं पर टिकी हुई है, यहां से समझ लेना, एक एक बात दिमाग में छपनी चाहिए। अब आप ये बताओ 1 किससे कटेगा, तो आप कहोगे 1 तो सिर्फ 1 से ही कटेगा, जबकि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 1 का तो 1 ही है, तो यहां से हमें यह पता चल गया है कि 1 जो है, 1 न तो भाज्य संख्या है। कई बार पूछा गया है, 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना तो कंपोजिट नंबर है, और न ही अभाज्य संख्या है, ना ही ये प्राइम नंबर है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है संख्या, ये कई बार पूछा गया है। तो
एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है। बच्चे को लगता है एक तो अभाज्य होगी, अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या वो होती है, वो कहेगा सर कैसे कहेगा कि अभाज्य संख्या वो होती है जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते। आप कह देना बिल्कुल गलत। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड तो होते हैं मगर केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? केवल 2 गुणनखंड हो। अब आते हैं अगले नंबर पर। तो 2 जो है ये किस किस से कट जाता है? तो ये 1 से कट जाता है, 2 से भी। सर ये तो 2 नंबर से कट रहा है। तो जो संख्या 2 नंबर से कट जाए वही तो अभाज्य है। तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। भाई एक तो ना भाज्य हुआ ना अभाज्य। अब कहानी आई 2 की, तो 2 ही है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो कई बार आपसे सीधे सीधे भी पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ ले तो कौन सा होगा? आप कह दोगे 2 होगा। अब 2 के बाद आती है कहानी 3 की। तो 3 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, तो ये भी 2 नंबर से ही कटता है। तो 2 के बाद कौन सी है? पहली 2 है और 2 के बाद है 3। अब आती है कहानी 4 की। तो 4 जो है ये 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी। भाई जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो तो भाज्य संख्या है। इसीलिए 4 जो है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। हर एक छोटे से छोटा डाउट क्लियर कर रहा हूं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो 4 जो है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 10 हो, बस 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है 5। 5 भाई 1 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है। इसके बाद आता है तो इसके भी गुणनखंड 2 हैं, तो 2 3 5। अब 6 तो 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। फिर आता है 7, 1 से कटता है और 7 से, तो 7। फिर आता है 8, तो भाई 1 से, 2 से, 4 से, 8 से कट जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है 9 में। 9 1 से भी कट जाता है, 3 से भी, 9 से भी। जिसके 1 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य नहीं होती। तो 9 अभाज्य नहीं है। वो आपसे कहेगा कि एक अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप कह देना एक अंक की 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो एक अंक की 4 अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछेगा, वो ऐसे आपको कंफ्यूज कर देगा कि एकल अंक, एकल का मतलब है सिंगल डिजिट, एकल अंक की 5 अभाज्य संख्या। आप कह देना 5 नहीं 4 है। तो देखो वैसे आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, आप कह देना अनेक होती है। अभाज्य संख्याओं की कोई गिनती नहीं है, अनेक है। वो आपसे कहे कि अभाज्य संख्या कितनी है, अनेक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 गुणनखंड हो। क्लियर? तीसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक अंक की कितनी अभाज्य संख्या है? 4। अब आपसे वो ऐसे कहेगा कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। आप कह देना नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 2 जो है, ये जो 2 है ये सम संख्या है, इवन नंबर है, और उसके बाद सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो आप कह देना बिल्कुल नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आपके लिए लाया हूं ट्रिक। जो क्वेश्चन आपसे पूछता है उसके लिए हम लाए हैं ट्रिक, और ट्रिक इतनी जबरदस्त होगी, इतनी शानदार होगी, आप कहोगे सर मजा आ गया। आपसे पूछेगा वो कि 31 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। आपसे वो किसी नंबर से किसी नंबर के बीच अभाज्य संख्या पूछे, इसकी एक ट्रिक होती है, और ट्रिक है 6 का पहाड़ा। आप दोनों संख्याओं के बीच में 6 का पहाड़ा पढ़ दो। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। देखो 6 छिंग 36, 6 का पहाड़ा पढ़ दो। 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम 54, 6 दाई 60। जिस भी नंबर के बारे में आपसे पूछे आप 6 का पहाड़ा पढ़ दोगे। क्लियर? अब 6 का पहाड़ा पढ़ने के बाद इस संख्या से एक ज्यादा लिख दो, सबसे एक ज्यादा लिख दो। लिख दोगे जी? लिख दिया जी, लिख दिया सर। और सबसे एक कम लिख दो। तो एक ज्यादा लिखो और एक कम लिखो। मैं ये कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा। आप ये कहोगे ऐसी ट्रिक हमने कभी पढ़ी ही नहीं है। अभी देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जब भी आपसे किसी संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्या पूछे, आप एक काम करना, उन संख्याओं के बीच 6 का पहाड़ा पढ़ दो। पढ़ दिया? पहाड़ा पढ़ने के बाद एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा लिख दो। 6 के पहाड़े को काट दो। काट दिया जी। अब ये देख लो 31 से 60 के बीच ये ना सारी संख्या, नहीं 61 ज्यादा है, ज्यादा है तो काट दो उसको। अब जो संख्या 5 से कटती है, 5 और 7 से कटने वाली संख्या देख लेते हैं। 5 से वो संख्या कट जाती है जिसके अंत में 5 होता है। ये कट गई, ये कट गई। अब 7 से कटने वाली देख लो, तो 7 से 49 कट जाता है। बाकी ये सभी संख्या जो है ये सभी अभाज्य हैं। कौन कौन सी? 37, 41, 43, 47, 53 और 59। ठीक है, बताओ कोई भी दिक्कत हो। अब इनको अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखो आपको लग रहा होगा ट्रिक कितनी बड़ी है, मैं कह रहा हूं देखते ही हो जाएगा, देखते ही करूं क्वेश्चन को समझो। यहां से मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, एक बार समझने वाली बात है। जब भी आपसे 2 संख्याओं के बीच में वो अभाज्य संख्या पूछे,
आप 6 का पहाड़ा पढ़ दोगे भाई। 31 और 60 के बीच में 36 42 ऐसे पढ़ दिया। उससे एक कम लिखो, एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा लिख दिया। फिर 6 के पहाड़े को काट दो, काट दिया। 5 जिन संख्याओं के अंत में 5 था वो काट दो, और 7 से कटने वाली काट दो। बाकी सारी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे ये पूछे कितनी है तो आप गिन दो, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी है? अगर नंबर पूछे तो 6 संख्याएं। अब देखना, मैं आपसे कहूं कि ये बता बेटा 20 से 40 के बीच, जल्दी से बता दो। एक एक बच्चा आंसर कर देगा। 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्या, जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से। 100 से कम ही पूछेगा आपसे एग्जाम में, 100 से ज्यादा नहीं पूछेगा। और 100 से ज्यादा भी पूछ ले, दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3 को छोड़कर, वो 6 से या तो एक कम होंगी या एक ज्यादा होंगी। दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्याएं, कितनी भी वो पूछ ले, ठीक है। 20 से 40 के बीच पूछ लिया, आप टेबल पढ़ दो ना। 20 से 40 के बीच में 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, ज्यादा हो गया, हटा दो, लिख दिया। अब इससे जल्दी जल्दी एक ज्यादा लिख दो, 25 31 37। अब एक एक कम लिख दो, 23 29 और 35। 6 के टेबल को काट दो, जो संख्या 5 से कटती है, जिनके अंत में 5 है वो काट दो। क्या 7 से कोई नंबर कटता? नहीं। कितनी है 20 से 40 के बीच में? 4 है। कौन कौन सी? 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। अब एक बच्चा कहेगा सर हमें एक बात बताओ, तुम ये सोच रहे होगे हमें एक चीज निकाल के दिखाओ कि 70 से 90 के बीच में निकाल के दिखाना, हम देखते हैं तुम्हारी ट्रिक कैसे काम करती है। 70 से 90 के बीच। अब बच्चा हंस रहा होगा मनी मन कि मास्टर अब बना ट्रिक, बहुत अपने आप को ट्रिक का बादशाह बता रहा है कि मेरी ट्रिक फेल नहीं होगी, सूरज इधर की जगह इधर निकल जाए, ट्रिक फेल नहीं होगी। अब आजा, 6 दाई 60 तो पहाड़ा ही खत्म हो गया। मास्टर जी कैसे बनाओगे ट्रिक, हम भी तो देखें, तुम ज्यादा उड़ रहे हो। लो आगे ना औकात में, निकाल दो। मैं कह रहा हूं बेटा निकल जाएगा। निकल जाएगा? क्या कहा? अब भी निकाल दोगे? जी हाँ अब भी निकाल दूंगा। बेटा पहाड़ा वहाड़ा कुछ नहीं होता, 6 दिशा 60 तो तुझे पता है। आप कहोगे पता है। अरे 60 में 6 जोड़ दे लाला, 66 हो गया। ये पहाड़ा ही है। 66 में 6 जोड़ दे, कितना हो गया? 72। 70 से 90 के बीच में लिखना है तो आप लिख दो 72। 72 के बाद 6 जोड़ दे बेटा इसमें, 78। 78 में 6 जोड़ दे, 84। ये 6 का पहाड़े का मतलब है 6 जोड़ते चलो, 6 जोड़ते चलो। 60 में 66 72, इनके बीच में तो 72 84 90 बस। अब एक कम एक ज्यादा तो 73 79 85 91 71 77 83 89 लिख दिया। इस टेबल को काट दो, काट दिया। अब ये 70 से 90 के बीच में नहीं, ये 90 से ज्यादा, इसलिए ये कट गई। जिन संख्याओं के अंत में 5 था वो कट गई। अब ये देख लो क्या कोई नंबर 7 से कटता? जी हाँ 77। बाकी ये संख्या सब अभाज्य, 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। वाह गुरुजी वाह, कमाल ही कर दिया, जहर फेंक रहे हो बिल्कुल। तुम पहले क्यों नहीं मिले? ऐसी ऐसी ट्रिक है तुम्हारे पास, कतई मोर बना दिया क्वेश्चन का, मोर ही बना दिया। वाह गुरु वाह, मान गया आज हम तुम्हें भी, तुम भी कोई चीज ही हो। लिख दो बेटा 71 है, 73 है, 79 है, 83 है और 89 है। योग पूछे तो जोड़ दो इन सबको, बताओ कुछ है ही नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, कभी कभी वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी तो मेरी ट्रिक शुरू हुई है। ट्रिक ऐसी है, एक क्लास और मैथ खल्लास। अगर आपसे वो कहे कि 1 से 100 तक मेरी इस ट्रिक से निकाल सकते हो, लेकिन कभी कभी वो सीधे पूछ लेता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर कितने। अगर 1 से 100 तक पूछे, आप याद रख लेना 1 से 100 तक होते 25, क्योंकि कभी कभी सीधे ही पूछ लेता है। 1 से 50 तक पूछे, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक होती है 15। अब कभी कभी वो ऐसे भी कह देता है भाई ये बताओ 50 से 100 तक कितनी होंगी, बताना। कितने बच्चे दिमाग लगा के बता देंगे? जल्दी से बताओ। आपको ये याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, तो 50 से 100 पूछा है तो 25 में से 15 घटा दोगे, कितनी बची? 10। इंपोर्टेंट डाटा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लो एक बार जल्दी से। अभी तो शुरू हुई है कहानी, अभी तो देखना, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा। एक बार, मैंने आज तक नहीं बोला, दिल से बोल रहा हूं, एक बार हर बच्चा शेयर करके आ जाए जल्दी से, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक ही खत्म हो गया। अगला है अभाज्य युग्म। अब ट्रिक से पढ़ाऊंगा सब कुछ। अभाज्य युग्म, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, या इसी का दूसरा नाम भी है प्यारे बच्चों, इसी को बोल देते हैं जुड़वा अभाज्य। क्या बोल देते हैं? जुड़वा अभाज्य बोल देते हैं। इंग्लिश में यही बोलेगा ट्विन प्राइम। अब जुड़वा अभाज्य क्या होता है, अब बात को अच्छे से समझना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर वो कहे 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य कितने हैं, अच्छा। 1 से 50 तक कितने हैं, अच्छा। और वो अगर आपसे पूछ ले कि 50 से 100 तक कितने हैं, भाई कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। तो मेरी बात को अच्छे से समझना। एक बात बताओ, अगर ट्विन का मतलब 2, आज भारत का मैच भी है, एक तरफ खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ खेल रहे हैं संजू सैमसन। अगर दोनों ही 100-100 रन बना दे तो क्या होगा? ठाट ही ठाट हो जाएंगे गुरुजी, ठाट ही ठाट हो जाएंगे। अगर दोनों, ट्विन का मतलब 2,
अगर दोनों बल्लेबाज 100 रन बना दें तो ठाठ ही ठाठ हो जाएंगे। ठाठ से क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। कहते हैं ना, हरियाणा में कहते हैं अगर आपकी नौकरी लगी ना, आपके घर के ठाठ ही ठाठ हो जाएंगे। आप नंबर 1 रैंक कर आगे ना सीटेट में, ठाठ ही ठाठ हो जाएंगे। ठीक है जी, ठाठ। अगर बल्लेबाज 100 रन नहीं बना पाया, हो सकता है ना बना पाए, अगर दोनों बल्लेबाज 50 बना दे, 50 रन बना दे, जुड़वा का मतलब दोनों, तो क्या होगा? ये भी अच्छी बात है। आप कहोगे अगर शतक बना दे तो ठाठ ही ठाठ है, लेकिन अगर 50 भी बना दे ना तो भी अच्छा है। और अच्छे से क्या बन रहा है? अच्छा मतलब 6। अच्छा से क्या बना? 6। तो 50 बना दे तो अच्छा है, शतक मार दे तो ठाठ ही ठाठ है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये बता दे बेटा 50 से 100 के बीच कितनी होंगी, तो 8 से 6 घटा देना, 2 होंगी। बता मेरे शेरो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों आए हुए हैं, लेकिन ट्रिक से खत्म कर दिया। ठीक है, अगर 100 बनाए तो ठाठ ही ठाठ, ठाठ से बन गया 8। अगर 50 बनाए तो अच्छा है, 6 है। बस 2 याद रखो, इसमें से इसको घटा दोगे, ये तीसरा वाला आ जाएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया है। अब चलता हूं, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को देखते ही उड़ाते हैं। एक बात समझ लेना, अपने दिमाग में इतनी सी बात आज फिट कर लेना, हमें लाइन बाय लाइन चलना है। ट्रिक का तो पिटारा है, इतनी ट्रिक बता दूंगा आप ये कहोगे मजा ही आ गया। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना, जैसे मैं समझा रहा हूं। ये कहता है, कहो जी, एक पूर्णांक को 50 में जोड़ा जाता है। पूर्णांक वो होता है जो पूरा पूर्णांक हो। कोई भी नंबर लो, 50 में जोड़ दो। आप कहो मेरा मन तो 2 को कर रहा, 2 जोड़ दो, जिसका जो मन करे जोड़ दो। 50 में 2 जोड़ा, कितना आ गया? 52 आ गया। फिर कहता है, और समान संख्या को 50 से घटाया जाता है। एक याद रखना, जो आपने जोड़ा है घटाना भी वही है। तो 50 में 2 जोड़ा तो 2 ही घटाओ, कितना आ गया? 48। तो वो कह रहा परिणामी संख्या का योग क्या है? ये परिणाम आए हैं। अब आज एक बात समझो, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है। देखो, अगर वो योग कहे, योग का मतलब होता है इंग्लिश में सम, तो सम का मतलब होता है जोड़ना। अगर वो अंतर कहे, इंग्लिश में बोलेगा डिफरेंस। क्या कहेगा? डिफरेंस कहेगा। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। अगर वो कहता है गुणनफल, क्या कहता है? गुणनफल कहता है। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। तो ये तीनों याद रखोगे, इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब ये कहता था भाई 50 में 2 जोड़ा तो 52 आया, 50 में से 2 घटाया 48 आया, दोनों का योग करोगे कितना आ जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर सी। अब एग्जामिनर तो और तेज था, उसने अगली बार क्या किया, और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसने इस बार 50 की जगह 100 लिख दिया। बस इतना चेंज किया, 50 को हटा के 100 लिख दिया। आप कहो सर ट्रिक बताओ, ट्रिक, हमें ट्रिक बता दो, हम तो ट्रिक का पिटारा हैं। गुरुजी ट्रिक मजा नहीं आ रहा। 1 सेकंड में कहा था बेटा, जब भी समान संख्या जोड़ी जाए और समान घटाई जाए, वो कहे परिणाम का योग क्या होगा, आप इन दोनों को जोड़ देना। मीशो पे कस्टमर्स के डाले हुए फोटोज देखो, सही लगे तो करो शॉप, वरना स्किप। मीशो, डाउनलोड नाउ। 100 को जोड़ दो, आप कह दोगे दोस्त को आंसर है, बात खत्म। जब भी वो ये कहे समान जोड़ी जाती है, समान घटाई जाती है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, बात खत्म। जैसे ये क्वेश्चन था, निकाल देना 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगनी नहीं चाहिए। 50 को जोड़ो, लो जी क्वेश्चन खत्म। पेन चलाया तो नहीं है? बता दो पेन चलाया तो नहीं है? खात्मा कर दूंगा एक एक क्वेश्चन का। चलते हैं आगे। अब आगे समझो, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले मैंने हार्ड टॉपिक शुरू किए, पता क्यों? क्योंकि बच्चा ये कहता है सर हार्ड कराओ। हम हार्ड कोई तो आसान बनाएंगे, वही तो टीचर है। जो हार्ड को आसान बना दे, टीचर एक्चुअल में वो है। आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ऐसे गजब के कॉन्सेप्ट, आप कहोगे मजा आ गया। कभी भी आपको कोई ये कहे इकाई, इकाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ जाना। इकाई का मतलब एक होता है, इकाई का मतलब एक होता है। कभी आप ये सोचो इकाई का मतलब क्या होता है? एक। अगर कोई आपसे ढाई कहे कि भाई ढाई, टेंस, तो टेंस का मतलब क्या होगा बताओ? भाई ढाई का मतलब होता है 10। आप इतनी सी बात जानना कि हम नहीं जानते कुछ भी। इकाई का मतलब 1, ढाई का मतलब 100, सॉरी 100 कह रहा हूं 10, ढाई का मतलब 10। ठीक है, और सैकड़ा अगर कोई कहे, 100 कहे, तो सैकड़ा का मतलब कितना है? 100। ठीक है जी। अगर कोई 1000 कहता है, क्या कहता है? 1000 कहता है, तो 1000 का मतलब क्या है? 1000 है। 1000 का मतलब कितना है? 1000, यानी कि 1000। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1000। इस तरह से ये बातें इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इंपॉर्टेंट जिसे नहीं पता हो। अब देखना क्वेश्चन किया कैसे जाता है, समझो बात को। जैसे वो आपसे ये कहेगा, सर कैसे कहेगा? वो कहेगा 11 इकाई। देखो मेरा कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन मत समझो, क्वेश्चन बिल्कुल मत समझो। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां से समझ लो, बस यहां से। आपको कुछ नहीं करना। आपको मैंने बताया, एक संख्या लिखी हो और एक आपका शब्द लिखा हो, लेटर लिखा हो, उन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 11 इकाई का मतलब है कि 11 गुणा 1 है, इसका मतलब। तो 11 गुणा 1 का मतलब कितना हो गया? 11 हो गया। प्लस प्लस, ठीक है जी, लो प्लस कर देंगे। अब ये कह रहा 11 ढाई, इसका मतलब क्या है कि 11 गुणा 10 है। जब 11 की 10 में करोगे तो ये 110 आएगा। प्लस कह रहा प्लस 11, सैकड़ा का मतलब है 11 गुणा 100, तो इसका मतलब है 1100। जब अब कह रहा है इनको प्लस करना है, जब इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 12 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
बताओ जी, इससे आसान क्या होगा? इससे आसान क्या होगा? आज गुणा करने की भी ट्रिक आपको दे देता हूं। देखो, अगर आपसे कभी भी वो जीरो की गुणा करवाए, कैसे, यहां से समझना, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं। वो आपसे कहे इस तरह से, अब इसकी गुणा करो। गुणा कैसे की जाती है? जितनी भी जीरो हो उनको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। कर लोगे? अब 11 की गुणा कर दो 1 में, 11 एकम 11। जो ब्रैकेट में जीरो घेरी थी उनको चिपका दो, 1 2 3 4। लो जी, हो गई गुणा। तो ऐसे ही तो किया था, जैसे ये 11 गुणा 10 था, हमने जीरो को ब्रैकेट में बंद कर लिया। 11 एकम 11, एक जीरो थी, चिपका दी, 110 है इसका मतलब। बताओ, जैसे आपसे कह रहा है 11 गुणा 100, आप जीरो को करो ब्रैकेट में बंद, 11 की 1 में करो 11, 2 जीरो चिपका दो, बात खत्म। ऐसे आप कर लोगे चुटकियों में। अब वो क्या कहता है, अब मेरी बात को अच्छे से समझना। अब एग्जामिनर बड़ा चालाक, उसे पता था कि YouTube का आजकल दौर चल रहा है और जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अभी 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, बच्चे वहां से पढ़कर आए होंगे। उसे पता है कि इन बच्चों ने अभी इस टीचर का चैनल 1 मिलियन नहीं करवाया है, ठीक है, एग्जामिनर को पता है, ठीक है। तो 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, आप मुझे ये बताना। तो अगर आपसे कोई ये कहे मिलियन का मतलब क्या होता है, तो भाई 1 मिलियन का चैनल कब होता है? आप सभी को पता है कि जब 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। 10 लाख, इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जब 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं 1 मिलियन। तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। एग्जामिनर तो बड़ा चालाक है, वो कहेगा कि एक बात बता मेरे शेरो, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कि ये बता दे कि 12 मिलियन किसके बराबर है। बताओ 12 मिलियन को आप क्या कहोगे? मैंने आपको एक बात बताई थी, मेरी ट्रिक जो है वो कभी फेल नहीं होगी। यहां से समझोगे तो उड़ा दोगे क्वेश्चन। मैंने बताया जब एक नंबर हो और शब्द हो, इनके बीच में चिन्ह ना हो, गुणा का चिन्ह होता है। लगा दो जी। आप कहोगे 12 गुणा मिलियन का मतलब 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। भैया 10 लाख लिख दिया 12। अब मैंने अभी तो जीरो की गुणा करनी सिखाई है। कैसे? जीरो को कर लो ब्रैकेट में बंद, कर लीजिए, कर ली, लो ब्रैकेट में बंद। 12 की गुणा कर दो 1 में तो 12 बार आया। कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, खत्म। अब इसको क्या पढ़ोगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ 20 लाख आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपोर्टेंट, बताओ इससे आसान क्या ही बता दूं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बताओ इससे आसान क्या ही बता दूं? मैं कह रहा हूं सब कुछ आपको सिखा रहा हूं, गुणा कैसे की जाती है, भाग कैसे किया जाता है, ऐसी ऐसी ट्रिक, मैथ का ही डर खत्म कर दूंगा। अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ। अब चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आज सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई मुझे ये बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अच्छा जी, लो ट्रिक, लो ट्रिक सुनो। हम तो ट्रिक के लिए बने हैं। जितने अंकों की, जितनी भी डिजिट की, जितने अंकों की, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या कहे, संख्या कहे, जितने भी अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कहे, उतने ही 9 लिख दो, बस बात खत्म। वो जितने भी अंकों की आपसे बड़ी से बड़ी संख्या कहे, आप उतने ही 9 लिख दो। इंपोर्टेंट है। मैं कहता हूं आपसे कि बेटा मुझे ये बताना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपसे मैं पूछूं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप कहोगे सर अब हम बहुत बड़ी चीज हो गए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। अरे जितने नंबर की भी वो बड़ी से बड़ी संख्या कहे, आपको कुछ करना ही नहीं है, उतने ही 9 लिख दो। लाडले बच्चों उतने ही 9 लिख दो। 4 अंकों की कह रहा, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। अब गुरुजी तुमने बड़ी तो बता दी, आज हमें छोटी भी बताओ, हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। बेटा 5 अंकों की कहे 5 बार 9 लिख दे, 9 की कहे 9 बार 9 लिख दे, 3 की कहे 3 बार 9 लिख दे। बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ गया। गुरुजी छोटी बता दो, लो छोटी भी सुनो। छोटी अगर वो कहे, जैसे वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहे, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कहे, कह देगा, एग्जामिनर है उसका मन है, क्यों नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा, उसको हक है। तो आप क्या करोगे? आप एक काम करना, 1 लिखना और उसके बाद 0 लगाते चले जाना। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, बात खत्म। 1 लिखकर 0 लगाते चले जाना, जितने अंकों की भी वो कहे। लो जी, अब आपके सामने है, देखो मैं कह रहा हूं 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म है। 10 सेकंड में, पेन भी नहीं चलाओगे तब भी हो जाएगा। क्या कहता है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप कह दोगे मजा 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 आ गया गुरुजी, 5 बार 9 लिख दो। लिख तो दो, 1 2 3 4 5 लिख दिया जी, लिख दिया। और का मतलब है आगे चलो।
और का मतलब जैसे जीवन में कोई कहता ना आपसे कि बढ़ सिपाही बढ़ता चल, पापा कहते जीवन में इतना आगे बढ़ जा बेटा कि दूसरे लोग तुझे ये देखते रहे कि तू कहां पहुंच गया। कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बस तू अपने अंदर एक बात यकीन कर ले कि तू कर सकता है, तो तू जीवन में कर सकता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, आज जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल नहीं आता, एक क्लास दिखा देना, वो कह देगा मैथ आ गया है मुझ पे, ये मेरा वादा है, मैं अपने जीवन का सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है। और का मतलब आगे 3 अंकों की सबसे छोटी, जितने अंकों की छोटी कहे 1 लिख दो, 0 लगाते चले जाओ, 2 हो गई, 1 0 3 हो गई, एक संख्या 2 संख्या 3 हो गई का योगफल। मैंने कहा सम कहे तो जोड़ दो और अंतर कहे तो घटा दो, जोड़ दो जिल्लो। 9 0 9 9 0 9 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10। तो कितना है? 1 के बाद 3 0 99, 1 के बाद 3 0 99, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। बता दो जी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चलता हूं आगे। लो जी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आज मेरी बात को समझना। ऐसी ट्रिक बता दूंगा, एग्जामिनर को इससे बहुत प्यार, एग्जामिनर को बहुत प्यार हो गया होगा इस क्वेश्चन से। लेकिन ये क्वेश्चन मैं यकीन बता रहा हूं आपको 20 बार पूछा गया है। सर मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, 20 बार पूछा गया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्या है यहां से समझना बस। क्या कहता है? वो कहता है कि हमें ये नंबर प्राप्त करना है, ठीक है जी। प्राप्त करने के लिए, ठीक, ये नंबर और ये के योग। मैंने कहा आप लाइन बाय लाइन चलो। दुनिया में आज एक बात सीख लो, जो आपको लाइन बाय लाइन चलना, जैसे वो कहे ऐसे कर दो। वो कह रहा ये के योग, तो योग का मतलब जोड़ना, इन तीनों को जोड़ दो। लो ऐसे जोड़ रहा हूं आपकी तरह, जैसे आप जोड़ते हो। 5 9 9 5 9 9 9 5, ठीक है, जोड़ दो जी। 9 5 14 और 5 19 का 9 हासिल 1, 9 3 27 1 28 हासिल 2, 9 दूनी 18 7 25 का 5 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 7 25। ये आ गया है जोड़ने के बाद। भाई हमने क्या करा, इन तीनों को जोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि जोड़ने के बाद इसमें से क्या घटाएं जो ये प्राप्त हो। जब भी वो ये कहे कि क्या घटाएं या वो ये कहे क्या जोड़ें, बात को यहां से समझो जहां से मैं बता रहा हूं। अरे इतना सा भी दिमाग मत लगाओ। जब भी वो आपसे ये कहे क्या घटा दें या वो आपसे ये कहे क्या जोड़ दें, आप हमेशा ज्यादा में से कम को घटा दो। ज्यादा कौन सा? ज्यादा ये 25 है, ये 19 है, तो इसमें से इसको घटा दो बस। 25 5 8 9 में से इसको ही घटा दो। 1 9 9 9 5 घटाया 4, इससे ली 2.5, 18 में से 9 गया 9, 9 4 पीछे किसमें? पीछे 9 4 इसी में, ज्यादा घटाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलता हूं आगे। अब लो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, आपने अपने मन के अंदर एक डर बनाया हुआ है कि मैथ पता नहीं एक भूत है जो आएगा और तुम्हें खा जाएगा। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देख अटैक कर दे, क्वेश्चन देख अटैक कर, कुछ है ही नहीं। क्या कहता है? वो कह रहा है कि ये प्राप्त करना है, ठीक है, प्राप्त करना है। इस और इसके गुणनफल, अगर उसने योग कहा था, हमने जोड़ दिया था, इस बार वो गुणनफल कह रहा गुणा कर दे इसकी। तो 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 1 14 एकम 14 और 0। जब इनकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, आ गया। तो वो कह रहा इसमें कितना घटा दूं। आप ये देखो इन दोनों में से आने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलता हूं आगे। अब लो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, आपने अपने मन के अंदर एक डर बनाया हुआ है कि मैथ पता नहीं एक भूत है जो आएगा और तुम्हें खा जाएगा। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देख अटैक कर दे, क्वेश्चन देख अटैक कर, कुछ है ही नहीं। क्या कहता है? वो कह रहा है कि ये प्राप्त करना है, ठीक है, प्राप्त करना है। इस और इसके गुणनफल, अगर उसने योग कहा था, हमने जोड़ दिया था, इस बार वो गुणनफल कह रहा गुणा कर दे इसकी। तो 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 1 14 एकम 14 और 0। जब इनकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, आ गया। तो वो कह रहा इसमें कितना जोड़ दूं कि ये आना चाहिए। मैंने कहा जब भी वो ये कहे कितना जोड़ दूं या वो ये कहे कितना घटा दूं, आप ये देखो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा, ये ज्यादा में से कम को घटा दो। तो 144 14 में से इसको घटा, वो ये कहे क्या जोड़ें या वो ये कहे क्या घटाएं, आप ज्यादा में से कम को घटाओ, बात खत्म, ठीक है। इससे 4, इससे ली 2.5, 11 में से 4 गया 7, 4 किसमें है पीछे? इसमें 274, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चलता हूं आगे। अब देखो अगला फॉर्मूला सुनिए। अगला है भाग का। एक नियम होता है भाग का, उस नियम को आज जान जाइए। भाग का एक नियम होता है और वो क्या कहता है कि भाज्य बराबर, भाई ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। भाज्य को कहते हैं डिविडेंट या संख्या। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक फॉर्मूला होता है भाई, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए कि भाजक बराबर, इसे कहते हैं डी, इसको कहते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इंग्लिश वाले बच्चे। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट इनटू रिमाइंडर। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए,
वो कहेगा एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। आप कुछ मत करना, मैं ये कह रहा हूं सीधे फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। आप क्या करना, आप लिख देना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बस ये फॉर्मूला लगा देना। बताओ कुछ कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूं अगर फॉर्मूला लिख दोगे ना तो 50% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आप ये देखो फॉर्मूला लिखने के बाद कौन कौन सी संख्या जो आपको दी हुई है। उसने कहा है कि यदि शेषफल 5 है तो जहां भी शेषफल है वहां 5 लिख दो। ये शेषफल है, इसके नीचे 5 लिख दो, लिख दिया। ये प्लस है तो प्लस लिखो। अब आगे समझो, वो कहता है भाजक जो है भागफल का 5 गुना। भाई भागफल तो हमें पता ही नहीं है, और शेषफल का 2 गुना है। कौन? देखो ये खुद कह रहा, मेरी बात को अच्छे से समझ लो। ये कह रहा ये जो भाजक है ये भागफल का तो 5 गुना, हमें भागफल पता ही नहीं है, और शेषफल का 2 गुना। शेषफल हमें पता है, शेषफल तो 5 है, 5 का 2 गुना कितना होगा? 10। इसका मतलब भाजक जो है वो कितना है? 10 है। गुणा गुणा लिख दो। भाई हमें भाजक कहां से पता लगा? उसने ये तो किया है, शेषफल 5 है, लिख दो। अब इसका 2 गुना है भाजक, 5 का 2 गुना। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। 10 जो है ये किसका 5 गुना है? तो आप 10 में 5 का भाग दे दो, आपको पता लग जाएगा 10 जो है वो 2 का 5 गुना है। इसमें 5 का भाग दे दो, आपको पता लग जाएगा ये किसका 5 गुना है। तो अब क्या करोगे? 10 दूनी 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलता हूं आगे। अब एक बात समझना, आगे चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे वो ये कहे, देखो हमेशा एक बात याद रखना, मैं आज आपको एक ट्रिक दे रहा हूं और ट्रिक इतनी कमाल है आपको मजा आ जाएगा।